हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज है हमारा, है ना। जो आगामी होने वाले एग्जाम जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें या सीजी सेट एग्जाम या अदर स्टेट के सेट एग्जाम की बात करें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करना। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज लेकर के आ रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड जरूर हो, है ना। तो ये हम अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो यूनिट 10 है आपका पेपर 1 का, है ना, हायर एजुकेशन सिस्टम, उसमें से हम लोग ये हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर सीरीज होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। और ऐसे ही करके 3-4 पार्ट्स में मैं हायर एजुकेशन सिस्टम को खत्म करूंगा, और वैसे ही करके हम अलग अलग यूनिट्स को भी अलग अलग पार्ट्स में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनों चाहे एग्जाम में हम कितनों थ्योरी को पढ़ ले, है ना, जब तक हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, तब तक एग्जाम निकलना थोड़ा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का पैटर्न पता चले और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आप लोगों को होना चाहिए। तो ये हमारे लिए चाहे आगामी होने वाले में बोला, जैसे कि मैंने बताया यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें कि सीजी सेट एग्जाम या अदर स्टेट के सेट एग्जाम, सभी में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारा सीरीज। तो आज हमारा पार्ट 1, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 1 देखते हैं, है ना। अगर आपको और इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने से पहले आप मेरा जो प्ले लिस्ट में जा करके हायर एजुकेशन सिस्टम का सभी वीडियो लेक्चर को भी देख लें एक बार, है ना। अगर आप देख लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने वहीं से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें लिया है, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें या स्टेट एग्जाम की बात करें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 देखते हैं, पार्ट 1 हायर एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में देख लेते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है ना। तो प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं और उपाधियों का सही मिलान है। तो आपको जो प्राचीन काल में परफेक्ट मैच बिटवीन द एग्जामिनेशन एंड डिग्रीज इन द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली था, उसमें एजुकेशन सिस्टम जो एग्जामिनेशन होता था, उसके बेस पे कौन कौन सी डिग्री मिलती थी, उसका हमें सही मिलान करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। तो सबसे पहले देखिए, 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम, 12 वर्षीय, है ना। और इसमें क्या है, एक वेद का अध्ययन, या तो 12 वर्ष का कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए, फिर एक वेद का अध्ययन होने से उसको क्या बोला जाता था, कौन सी डिग्री दिया जाता था। तो इसका आंसर है स्नातक की डिग्री उसको दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद 24 वर्षीय पाठ्यक्रम, किन्हीं 2 वेदों का अध्ययन अगर वो कर ले, तब उसको क्या बोला जाता था, उसको वसु बोला जाता था, वसु की डिग्री दी जाती थी। थर्ड है 36 वर्षीय पाठ्यक्रम, किन्हीं 3 वेदों का अध्ययन कर लेता है, तब उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और अगर 48 वर्षीय और 4 वेदों का अध्ययन जो कर लेता है, चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था, उसको हम आदित्य की उपाधि दिया जाता था। तो आंसर क्या है, देखिए आंसर है बी, ए का 4 स्नातक। तो इस देखिए क्वेश्चंस को पढ़ें और इसको समझे भी, है ना, कि 12 वर्ष पढ़े, वो एक 12 वर्ष का पाठ्यक्रम या सिलेबस डिसाइड होता था, उसको आप कर लो, या फिर किसी एक वेदों का अध्ययन जो कर लेता था, उसको हम स्नातक की उपाधि दे दी जाती थी। उसके बाद मैंने जैसे बताया, 24 वर्षीय पाठ्यक्रम हो को तो वसु, और 36 वर्षीय पाठ्यक्रम को कर कंप्लीट कर लेता था, या फिर 3 वेदों का अध्ययन वो स्टूडेंट या विद्यार्थी कर लेता था, तो उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और 48 वर्षीय जो 4 वेदों मैंने बोला आदित्य। आंसर क्या है इसका, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आंसर इस सेकंड इज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम प्राचीन काल शिक्षा प्रणाली से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि हम लोग प्राचीन अगर शिक्षा प्रणाली को हम पढ़ते हैं ना, तो वेदों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वेदों से ही हम आगे करके शिक्षा प्रणाली का हमारा विकास हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 वेदों के बारे में वैदिक युग में बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उसके बाद आया है। क्योंकि जैसे वैदिक युग की बात करते हैं हम लोग, वैदिक युग, है ना, तो वैदिक युग को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ना उत्तर वैदिक, एक होता है पूर्व वैदिक करके, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद आपका साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद आया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में कितने बुनियादी चरण शामिल थे। तो बेसिकली द एंशिएंट एजुकेशन प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया थी, शिक्षा प्रणाली थी, उसमें कितने चरण शामिल थे मूल रूप से अगर देखा जाए बेसिकली, है ना। तो जैसे मैंने बताया है 3 चरण के बारे में मैंने बताया अपने वीडियो लेक्चर्स में।
जिसमें मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में मैंने पढ़ाया है ना, 10 से 12 वीडियो लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट भी कराया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया है तीन चरण बताया। सबसे पहले मैंने बोला श्रवण सुनना, उसके बाद मनन और लास्ट में है निधि ध्यान, है ना। ऐसे करके 3 चरण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले सुनना, उसको चिंतन मनन करना, फिर उसको अप्लाई करना। ये 3 चरण की बात पूर्व जो प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में 3 स्टेप को फॉलो किया जाता था, है ना, शिक्षा प्रक्रिया में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व है। ये भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली डायरेक्टेड दैट इट इज द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये है संविधान के अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में ये बोला गया है कि राज्य और जो केंद्र है दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व बनता है, मतलब ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को, है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य और केंद्र का उत्तरदायित्व है, बोला गया आर्टिकल 45। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीपीएसपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में आर्टिकल 45 में। ठीक, अगला क्वेश्चन कथन को देख लेते हैं। भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से माना गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो भारत में शिक्षा का उद्गम है वैदिक युग से माना गया, मतलब वैदिक युग में ही शिक्षा का विकास के बारे में बात किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि वैदिक युग में ही वेदों की रचना हुई है। जो हम लोगों ने ऊपर में भी 4 वेदों के बारे में देखा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की रचना कब हुआ है, वैदिक युग में हुआ है। तो उन्हीं वेदों से तो हम लोग शिक्षा प्रक्रिया को समझना हमारा स्टार्ट होता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से माना गया है और प्रकाश का युग भी कहा जाता है। वैदिक युग को क्या बोलते हैं, प्रकाश का युग भी कहा जाता है, पर प्रकाश का स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद आप रखेंगे वैदिक युग को। तो प्राचीन साहित्य जैसे वेदों, ब्राह्मण और उपनिषदों आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता था। तो जैसे कि मैंने बोला वैदिक युग में 4 वेदों के बारे में मैंने बात किया, तो इन वेदों को पढ़ाता कौन था, समझाता कौन था, तो ये ऋषियों के द्वारा ही जानकारी दी जाती थी। तो जब तक हम वेदों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, शिक्षा का विकास नहीं होगा ना। तो उसके लिए वेदों को, उसमें ब्राह्मण लिखा जाता था, उपनिषद लिखा जाता था। वेद देखिए 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं वेदों को अलग अलग पार्ट्स में समराइज करके उपनिषद लिखा जाता था, सूत्र लिखा जाता था। तो ये वेदों से ही अलग अलग रचनाएं, है ना। तो भारत में शिक्षा का विकास तो वैदिक युग, राइट आंसर। और प्राचीन साहित्य जैसे वेदों, ब्राह्मण, उपनिषदों आदि की जो ज्ञान है किनके द्वारा दिया जाता था, तो ऋषियों के माध्यम से हमें दी जाती थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। अभी इंग्लिश में अगर देखेंगे, द ओरिजिन ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया इज बिलीव्ड इन द फ्रॉम वैदिक ईरा से, और वी गेट द नॉलेज ऑफ एंशियंट लिटरेचर लाइक वेद, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद एक्सेट्रा थ्रू द एंशियंट सेजेस। ठीक है, बोथ होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए निमित्त 6 वेदांगों की रचना हुई है। कितनी वेदांग की रचना की गई है, 6 वेदांगों की रचना की गई है। उन्हीं 6 वेदांगों में ये सब है कि नहीं है देख लेते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा को फोनेटिक्स भी बोला जाता है, याद रखेंगे, और शिक्षा भी लिखा हो सकता है अगर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश में बात करें तो। कल्प को रिचुअल्स भी बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर कल्प भी लिखा होगा तो भी आप समझेंगे, है ना, कल्प। ठीक है, उसके बाद व्याकरण को ग्रामर, निरुक्त को इटमोलॉजी, छंद को मैट्रिक्स और ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी। तो मैं बता दूं आपको, वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ना जो 6 वेदांगों के बारे में जो बताया जाता है, यही 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यही 6 वेदांगों के बारे में, मतलब वेदों से बना हुआ। वेदांग मतलब वेदों के अंग, वेदों के अंग। ठीक है, तो वेदों के अंग मतलब वेदों से ही बना हुआ है। और इसी वैदिक साहित्य को, मतलब वेदों को समझने के लिए और आसान बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। तो ये सब के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सभी के सभी 6 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट होने चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी इसके आंसर्स हैं। ठीक है,
तो ये मैंने क्वेश्चंस को इसलिए डाला है इसको ताकि आपको पता होना चाहिए 6 वेदांगों के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर के। अगर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, यूजीसी नेट का देखेंगे या फिर सेट एग्जाम को देखते हैं आप, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में या प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो अलग अलग प्रकार के शिक्षा प्रणाली की बात करते थे। गुरुकुल हो गया, या बिहार में रह करके, या गुरुओं के साथ रह करके, या फिर अलग अलग जगहों पे रह करके अलग अलग, है ना, शिक्षा की पद्धति चलती थी। तो उसी में पूछा गया कि गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? द पर्पज ऑफ द गुरुकुल सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इज टू, तो सबसे पहला क्या है? समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, सीखने में तनाव कम करना, भविष्य में सीखने के लिए सशक्त बनाना और स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो सबसे स्टेटमेंट क्या है इसका? समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, प्रोमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। इज करेक्ट आंसर क्या है? ए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था लोगों में इक्वालिटी लाना, प्रमोट इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा देना और एक्सीलेंस को, उत्कृष्टता को भी बढ़ाना गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम रहा है। तो जो वैदिक काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, जो प्राचीन काल शिक्षा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं ना वैदिक काल को, तो मेन माध्यम क्या था बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी ज्ञान को बांटने के लिए मेन माध्यम क्या था? तो माध्यम क्या था? द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन, आंसर इज ए करेक्ट ए। तो संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सभी वेद हैं, जो मेनली 4 वेद हैं जो हम लोगों ने देखा, ऋग्वेद, इन सब की रचना किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। तो इन्हीं के माध्यम से तो लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या रहा है? संस्कृत रहा है। फिर बाद में बौद्ध धर्म में अलग अलग, है ना, चाहे पाली हो कि हिंदी उर्दू, बाद में वो डेवलप होते गए हैं। बट वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब बात करते हैं हम लोग, तो क्या है? ये संस्कृत लैंग्वेज में आपको बताया जाता था। ठीक है, अगला आंसर, नीचे दिए गए किस युग में भारत में उच्च शिक्षा को झटका लगा? मतलब इन विच इरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट सेटबैक। तो शिक्षा प्रणाली के जो विकास हो रहा था उसको झटका कब लगा? मतलब रुका। शिक्षा प्रणाली के विकास में रुकावट पैदा कब हुआ? किसके इरा में, किस युग में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ब्रिटिश काल में कैसे शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। ठीक है, बौद्ध काल में भी नहीं हुआ। बौद्ध काल में लोगों को बौद्धिक जानकारी दिया जाता था, अलग अलग लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाता था। तो बौद्ध काल में शिक्षा का विकास हुआ है। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हुआ है। मुगल काल में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, बल्कि आप जानते होंगे कि औरंगजेब के द्वारा, है ना, अलग अलग बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज थे, तक्षशिला, नालंदा, इन सबको खत्म कर दिया गया था। तो जो मुगल काल था उसमें क्या हुआ? शिक्षा का विकास नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा को रोका गया है मुगलों के द्वारा। अलग अलग जगह के अलग अलग यूनिवर्सिटीज को भी क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या है? सी, मुगल काल है जो शिक्षा के विकास को बड़ा झटका लगा था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद का युग तो पता है हम लोग, पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ ही है ना। तीनों में शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है, जबकि मुगल काल में शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास को रुकावट आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को उनके सीखने के विशिष्ट अनुशासन से मिलान करें। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिक प्लेसेस विद देयर डिस्टिंग्विश्ड डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग्स। ठीक है, तो अलग अलग ऐतिहासिक प्लेस दिए गए जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ, अजंता, और वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हम सीख सकते हैं उन जगह से, एस्ट्रोनॉमी, बुद्धिज्म, आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग्स, मेडिसिन, है ना। तो इसको करके हमें क्या करना है? इसको मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करना है। ठीक, तो आपको तक्षशिला में मैं बता दूं, तक्षशिला में बहुत सारे आयुर्वेद के बारे में, है ना, सर्जरीज के बारे में, अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में तक्षशिला विश्वविद्यालय में सीखने की बात कही गई थी। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा मेडिसिन। उज्जैन में आपको बुद्धिज्म, है ना, यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, उज्जैन में आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में यहाँ पे लिखा, देखिए, तक्षशिला में आपको औषधि के बारे में, उज्जैन में आपको खगोल विज्ञान, और जो सारनाथ है वो बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है ना, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है सारनाथ में। उसके बाद अजंता में आपको कला, वास्तुकला, चित्रकला, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग के बारे में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, फर्स्ट का 4th है, बी का 2nd है, सी का 2nd है, बी का 1st है, सी का 2nd और डी का आपको 3rd आंसर है ना। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर है। तो ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया है, मैं वहीं से लिया हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है क्वेश्चंस को, है ना, ताकि आप लोगों को हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का आइडिया मिल सके। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय न्याय या तर्कशास्त्र में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है न्याय और तर्कशास्त्र। यहाँ पे देखिए, न्याय और लॉजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस कौन
सब विश्वविद्यालय था या विशिष्ट अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे, जहां पर न्याय और लॉजिक से संबंधित जो नव्य न्याय जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नव्य न्याय के बारे में भी बात किया गया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में जो न्याय और तर्कशास्त्र, न्याय और लॉजिक के बारे में उन्नत और विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कौन सा था, तो इसका आंसर है मिथिला विश्वविद्यालय। इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना, जगदल्ला, नैदा, वल्लभी नहीं है, इसका आंसर क्या है, मिथिला विश्वविद्यालय, जहां पर मेनली फोकस किया जाता था न्याय को लेकर के, कि लॉजिक से संबंधित आपको शिक्षा दी जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस चीज को याद आप ये रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, 4 वेदों की आयु में छात्रों को निम्नलिखित में से किस समारोह के प्रदर्शन के बाद, चारों वेदों की आयु में, है ना, वैदिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता था। तो अगर कोई छात्र 4 वेदों की आयु देखे, इन द एज ऑफ 4 वेद्स, मतलब जो वैदिक युग के बारे में बात किया जा रहा है, तो वैदिक युग के समय छात्रों को अगर स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाता था कहीं पर भी, चाहे गुरुकुल हो या कहीं पर भी, तो कौन सा जो संस्कार था जिसको फॉलो करता था, प्रवेश दिया जाता था, उसको बोला जाता था उपनयन संस्कार। इस चीज को याद रखेंगे, उपनयन संस्कार के थ्रू मतलब इंट्रोडक्शन कराया जाता था। जैसे अभी क्या होता है, अभी आप लोगों के लिए, है ना, स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम कराया जाता है, सेम इंडक्शन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। तो वेदों के समय, वैदिक युग में जब कोई छात्र निम्नलिखित में से किसी भी समारोह के प्रदर्शन के बाद वैदिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता था, कौन सा समारोह था वो, उपनयन संस्कार होने के बाद उसको वैदिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता था। तो इस चीज को भी याद आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। इन चारों में सबसे प्राचीन आपको विश्वविद्यालय के बारे में भी पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। तो इसका मैं बता दूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय बना है आपका 700 ईसा पूर्व के आसपास। आपका नालंदा बना है 415 से 475 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि वल्लभी बना है आपका 475 से, है ना, 755 ईस्वी में, और उसके बाद ये बना है। तो सबसे पुराना है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस चीज को याद रखेंगे। सबसे प्राचीन, जो प्राचीन काल के विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है ना, तो कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि 700 ईसा पूर्व में है। नालंदा 415 से 775 ईसा पूर्व, आप याद रखेंगे। जैसे कि ये है, मान लीजिए ईसा, तो इधर है ईसा पूर्व, अब इधर है ईस्वी जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 400 आएगा, तो इधर 700 आएगा। तो ईसा पूर्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो पुराना होगा, जितना ज़्यादा ईस्वी होगा उतना ही वो नया होगा। तो आंसर क्या है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट था। भारत में शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी। तो जो वैदिक युग में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें हम किन किन चीजों के माध्यम से हम शिक्षा को आगे बढ़ाते थे, है ना, जो प्राचीन ग्रंथ थी जिसमें शिक्षा को शामिल किया गया था, तो क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वेदों से हम मेनली हम शिक्षा को प्राप्त किए, तो वेदों को ही आगे चल करके उपनिषद, धर्मसूत्र, ब्राह्मण, ये सब वेदों से ही लिखा जाता था। होता है ना, कोई बहुत बड़ा बुक है मान लीजिए, तो बहुत बड़ा बुक है, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे बुक्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि लोगों, बच्चों को, स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो इन्हीं जो वेद है, 4 हमारे पास जो वेद था ना, उसी को अलग अलग पार्ट्स में लिखना ही क्या कहलाता है, वही आपका ब्राह्मण कहलाता था, वही आपका उपनिषद कहलाता था, वही आपका धर्म सूत्र कहलाता था। तो भारत में शिक्षा की जो प्राचीन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा शामिल थी, तो चारों के चारों ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या होगा, ABCD इज द करेक्ट आंसर। तो इन सब चीजों से शिक्षा आपको मिलती थी वैदिक युग में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, नीचे दिए गए कथन पे बात करना है, प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी, इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। प्राचीन जो भारत में प्राचीन काल के शिक्षा प्रणाली में बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं ली जाती थी। बच्चे गुरुकुल में आके गुरुओं के साथ रहते थे, उनके साथ सेवा भाव सीखते थे, उनके साथ आप, है ना, जो भी जो है आयुर्वेद हो, खगोल विज्ञान है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते थे। बट टीचरों के द्वारा या गुरुओं के द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। तो निःशुल्क तो था, घर का काम वो करते थे, है ना, घर में जो हाथ बटाना वो सब काम करते थे, बट कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी। क्या प्राचीन भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसको एक ही हैंडल था, मतलब जैसे होता है अभी स्टेट और राज्य होता है ना, तो केंद्र सरकार के द्वारा ही संभाला जाता था क्या, कि राज्यों सरकार को भी छूट दिया गया था कि वो भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर सके। तो सिंपल सी बात है, शिक्षा बहुत बड़ा चीज है ना, तो ये केंद्रीकृत तो नहीं था। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी का मतलब जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो मेन हेड है, वही हैंडल करता था क्या, ऐसा नहीं है।
अलग अलग गुरुओं के द्वारा अपने अपने शिष्यों को अलग अलग माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता था। जैसे साउथ की ओर अलग टाइप शिक्षा पद्धति थी, नॉर्थ में अलग था, ईस्ट वेस्ट में अलग अलग शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का कोई भी केंद्रीकृत चीज़ नहीं था, है ना, मतलब कोई एकदम ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं था जिसको सभी पूरे ऑल ओवर में फॉलो किया जाएगा, उसको बोलेंगे केंद्रीकृत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। क्या था, अलग अलग एरिया, अलग अलग अपने अपने, है ना, संभाग स्तरीय अपने अपने गुरुओं के द्वारा अलग अलग पद्धति से विहार, जैसे बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुकों को अलग से शिक्षा दी जाती थी, जैन भिक्षुओं को अलग से शिक्षा दी जाती थी, और जो गुरुकुल में रह करके जो शिष्य सीखते थे उनको अलग शिक्षा दी जाती थी। तो केंद्रीकृत तो नहीं था। तो आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि शिक्षा निःशुल्क थी लेकिन केंद्रीकृत नहीं थी, सबको अधिकार थे अपने अकॉर्डिंग शिक्षा को देने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस लिया है जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, है ना, और वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आपको हर एक चीज़ अच्छे से कवर मैंने करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरा डिटेल में समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका अगला टॉपिक लेकर के, अगला पार्ट्स लेकर के। जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 पार्ट्स में हम इसको कवर कर लेंगे। ऐसे ही मैं हर एक यूनिट्स के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज करके मैं इसको आपको देते जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।